नाज़रीन, वेस्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस में कहीं फंसा हुआ है। समटाइम वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि अब ये ईरानी कंट्रोल में ही है और उन्हें यहां पर जो फी देना होगी, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो ये अचानक उनको ये ख्याल आता है कि 1/5 ऑफ द एनर्जी जहां से आ रही है वो तो फिर ईरान और रूस और चीन के कंट्रोल में चला गया है। और पिछले आप देखें तो 100-200 साल के अंदर ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मेजर एनर्जी रूट है वो वेस्ट के अलावा किसी और के पास जब वो गया हो। तो फिर अचानक जब वो उनकी एरोगेंस जब वो जाग जाती है और वो कहते हैं हम तो हमला करने के लिए आ रहे हैं। अभी बरतानिया ने अनाउंस किया है कि हम अपने जो वॉरशिप्स हैं वहां पर डिप्लॉय जब वो करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर ईरान की सख्त वार्निंग आई है कि अगर किसी ने यहां पर अपने जहाज भेजे तो फिर वो नताज का जिम्मेदार खुद होगा। हम किसी गैर मुल्की यानी रीजन से बाहर किसी और ताकत को यहां पर जब आने नहीं देंगे। ये हमारा इलाका है, हमारा रीजन है, हम जाने और यहाँ के ममालिक जाने। हम उनसे डायलॉग करेंगे और चीजों को जब वो तय करेंगे। इनका क्या लेना देना है वहां से हजारों किलोमीटर दूर से आकर जब वो यहां पर जो है वो डिप्लॉयमेंट करने का। सो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का मामला आप समझ लें कि तय नहीं हुआ। अमेरिका भी इसी तैयारियों में है, उनकी फौज जमीनी फौज यहां पर बैठी हुई है, मरीन्स यहां पर जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। सो वो इस तैयारी में होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मस का कंट्रोल जब हासिल किया जा सकता है। और आपको याद होगा कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहा था जापान को, यूरोपियंस को कि वो अपने वॉरशिप्स जब वो भेजें। तो हो सकता है ये जो यूरोपियंस के वॉरशिप्स आ रहे हैं ये ट्रंप के उस प्रेशर के अंदर समहाउ आ रहे हो, बट ये है कि यूरोपियंस के वॉरशिप्स भी आना जब शुरू हो गए। अच्छा, इजराइल जो है वो अभी तक प्लान कर रहा है ईरान के जो टॉप निगोशिएटर्स हैं उनको अटैक करने के लिए। और हर कोई नज़ीर ये जानता है कि अगली जंग जब वो होगी, अब ये कब होगी और किस फॉर्म के अंदर होगी ये बहरहाल देखना है, लेकिन ईरान से भरपूर तैयारी हो रही है। दिमित्री मेदवेदेव ने जो अपना एनालिसिस दिया है उनके मुताबिक भी एक और जंग जब वो होने जा रही है। और इजराइल ने इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया ईरान के अंदर तेहरान में, और ईरान की जो सिक्योरिटी है उसको डैमेज करने की जब वो कोशिश की। लेकिन आज आप देखिए कि ग्लोबल लीडर जो हैं वो तेहरान पहुंच रहे हैं, तो ये इजराइल की उस साजिश और उस मंसूबे को भी शिकस्त है कि वो ईरान को आइसोलेट करना चाहते थे और एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे कि यहां पर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन जब नहीं आ रहा। लेकिन इस जंग के बाद ईरान ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली मिलिटरली पावरफुल होकर सामने आ रहा है, बट आप ये भी देख रहे हैं कि सारे जो ग्लोबल डेलीगेशन है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये तो इजराइल की मौत है, इसलिए वो इस फिनोमेना को और इस नई इक्वेशन को किसी सूरत जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहां पर नॉर्मल एंटिटी की तरह रहने नहीं आए हैं। वो सबको तबाह बर्बाद करने के लिए आए हैं, वो सब की तबाही और सबके लिए कियोस चाहते हैं। तो उन्हें कोई ऐसा फिनोमेना नहीं चाहिए कि जिसमें कोई पीस टॉक्स हो रही हैं, जिसमें जो उनके रीजनल डोमिनेंस है वो चैलेंज हो रही है, क्योंकि उनको कोई नॉर्मलसी की तरह यहां पर नहीं रहना है। इसके अलावा तुर्की ने यह कहा है कि हमें पता है कि इजराइल ने शाम के हवाले से जो जंगी प्लान्स हैं वो तैयार कर लिए हैं, तो हम भी हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। यानी तुर्की ये कह रहा है कि शाम की जंग भी होगी और हम हर सिनेरियो के लिए वहां पर जब वो तैयार हैं। चाइना जो है वो रशियन सोल्जर्स की उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और प्यूटन जो है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर आज नजर आए हैं। और जब प्यूटन जो है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर नजर आते हैं, डेफिनेटली जो नेटो है, जो वेस्ट है, वो लरजता है। उनको पता होता है कि अब कोई बहुत बड़ा मिलिट्री डिसीजन जब वो होने जा रहा है, उसके बाद यूक्रेन पर की जो जंग है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो आज प्यूटन जो है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर नजर आए। अच्छा, आगाज़ करते हैं सुप्रीम लीडर का जो फ्यूनरल है उसमें। आज रिपोर्ट ये है कि मुश्तबा खामनाई भी शरीक होना चाहते थे, बट सिक्योरिटी को ये कंसर्न था कि इस दरमियान इसराइल जो है वो उनको निशाना बना सकता है। मुश्तबा खामनाई को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो शरीक नहीं हुए। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इजराइल एक फ्यूनरल के दरमियान भी हमला कर सकता है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के दरमियान जो है वो यूके टू डिप्लॉय वॉरशिप्स टू कंडक्ट माइन क्लियरिंग ऑपरेशन इन स्ट्रेट ऑफ हुर्मस विदाउट ईरानी अप्रूवल। और फ्रांस और बरतानिया ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की कि हम यहां पर ग्लोबल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल लॉ को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ यानी गजा, लेबनान, शाम, यमन, वहां पर इसराइल की अनक्वेश्चनड जो मजालिम हैं वो जारी हैं, और ये इंटरनेशनल लॉ इनको स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के अंदर जब अप्लाई करना है। तो ईरान रिजेक्ट यूके फ्रांस प्रपोजल फॉर मल्टीनेशनल फोर्स इन स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, और उन्होंने कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है एक एक्स्ट्रा रीजनल मिलिट्री पावर का यहाँ पर आना, और उन्होंने कहा कि इसके जब वो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और किसी को हम यहाँ पर नहीं आने देंगे। और ये यूरोपियंस के जहाज यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, इनफैक्ट उनके पास इकलौती ब्लू वाटर नेवी है। दुनिया की वाहिद ब्लू वाटर नेवी इस वक्त अमेरिका के पास है। ब्लू वाटर नेवी उसको कहते हैं जो अपने बॉर्डर से कहीं दूर जाकर ग्लोबली ऑपरेशन कर सके, तो वो सिर्फ अमेरिका के पास इस तरह की नेवी है और किसी के पास नहीं है। सो
वो उसके वॉरशिप जो हैं, वो दुनिया के जो जदीद तरीन वॉरशिप्स हैं, वो ईरानी साहिलों के करीब भी नहीं आ सके। तो इनके जंग आलूद वॉरशिप जब वो किधर आ जाएंगे, और फ्रांस के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो करीब लाने की भी जसारत नहीं कर सकता। तो जाहिर है उन्होंने अपना जो पॉलिसी है उसको तो बयान करना है और उसकी कोशिश करनी है, बट ये है कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये पॉसिबल नहीं है। और ईरान ने जब जंगी कश्तियां उतार दी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर, स्पीड बोट्स उतारी हैं, और जो ओमान के जरिए जहाज गुजर रहे थे उस रास्ते को ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इस वक्त जो डेटा वहां से सामने आ रहा है, ओमान की उस कोस्टल लाइन से कोई जहाज नहीं गुजर रहा, ईरान ने जंगी कश्तियां जब वहां पर उतारी हैं। तो वेस्ट अमेरिका, नेटो, उनके बहुत सारे टैक्टिक्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने के लिए। कभी नया रास्ता अनाउंस करते हैं, कभी वहां पर अटैक करते हैं, कभी वो ये यूरोपियन अनाउंस कर देते हैं, बट ईरान जो है वो अपने इस कंट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम जो वहाँ पर करता चला जा रहा है, और ज़ाहिर अगली जंग में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। CNN ने आज ये बताया है, और ये अजब रिपोर्ट है, बहुत ही अजब रिपोर्ट है, और ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कि इजराइल जो है वो अमेरिकन और ईरानियंस दोनों ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है वो अपनी जो स्पाई एक्टिविटी है उसको बढ़ा रहा है, और अमेरिका ने इंटरमीडिएटरी कंट्रीज के जरिए जो है वो ईरान को ये मैसेज भिजवाया कि इजराइल जो है वो उन पर अटैक कर सकता है, उनके निगोशिएटर्स के ऊपर। यूएस ट्राइज टू वॉर्न ईरान दैट इजराइल माइट किल ईरानियन नेगोशिएटर। अब ये देखिए कि अनबिलीवेबल है कि अमेरिका के पास कंट्रोल ही नहीं है, यानी अमेरिका ईरान को मैसेज भिजवा रहा है कि शायद इजराइल तुम्हारे पर अटैक कर दे, इजराइल को नहीं रोक रहा। देखिए ये एक एम्पायर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा सबूत है कि वो अपना कंट्रोल इस हद तक जब वो खो बैठे, ठीक है ना। देखिए एक ही होता है कि अमेरिका अनाउंस करे कि भाई हम जंग करने जा रहे हैं, दूसरा अमेरिका ये अनाउंस करे कि हम फिलहाल मुज़ाकरात करेंगे। कंट्रोल तो उसके पास होना चाहिए ना। ये तो बिल्कुल एक तमाशा है जो सुपर पावर अपना भी बनवा रही है कि इजराइल एक ऐसी अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन बन चुकी है कि जिसका कंट्रोल अब उसके जो मास्टर्स हैं उनके हाथ में भी नहीं है। यानी ये एक ऐसी अनकंट्रोलेबल जो किलिंग मशीन अब बन चुकी है। ओ भाई चलो, मतलब वो पट्टा तो उनके हाथ में होना चाहिए ना, वो पट्टा भी उनके हाथ में नहीं है। ये तो बहुत बड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है कि एक ऐसी एंटिटी जिसके पास लीथल वेपन्स हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो लाखों लोगों को मार चुकी है, और उनके लिए कोई दायरा नहीं है, उनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। वो निगोशिएटर्स को कहीं भी किसी भी जगह जब वो मार सकते हैं, तो ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? और ये ईरान को डेफिनेटली मजबूर करेंगे एक न्यूक्लियर बनाने के लिए। सो अमेरिका तो फिर बिल्कुल, ये तो उसके डिक्लाइन का हाईएस्ट दर्जे का सबूत है कि इजराइल उसके कंट्रोल में ही नहीं है, और वो उल्टा इधर बता रहा है कि इजराइल हमला कर सकता है, इजराइल को रोकने के वो काबिल नहीं है। और वैसे भी ट्रंप जैसा सदर जो है उसकी अब सारी पर्सनैलिटी तो आपके सामने है, उसके नीचे ज़ायनिस्ट किस तरह से प्ले कर रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है, ये इतना केपेबल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके। और अभी तक अमेरिका के मफाद में इसने कौन सा फैसला है जो किया है और उसको इंप्लीमेंट करवाया? जब से ये आया है ये मिडिल ईस्ट की जंग के अंदर बिजी है। उधर ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के अंदर जो वादे करके आया था बहुत सारे उसने पूरे किए हैं। तो ये कौन सा वादा जो उसने, हालांकि इस वक्त इलोन मस्क और ये सारी लॉबी लगी हुई है ज़ोहरान ममदानी को क्रिटिसाइज करने में, तो इसने कौन सा वादा पूरा किया जो अपने वोटर्स के साथ ये करके आया है, बजाय इसके कि ये मिडिल ईस्ट की जंग में बिजी है। और वो जंग छेड़ी जो कोई अमेरिकी सदर जब वो छेड़ नहीं सका, सही है ना। तो ये एक बड़ी डेंजरस बात है खुद अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी और रीजन के लिए भी, कि एक ऐसी एंटिटी जब वो दंदनाती फिर रही है और उसके पास लीथल वेपन्स भी हैं, बंदर के हाथ में जो इस वक्त माचिस है। और नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात है वो तय हुई है आज। नेतन्याहू और ट्रंप का कुछ देर पहले जो रब्ता हुआ है, और गजा के हवाले से इजराइल मीडिया की रिपोर्ट यह है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर गजा में एक लार्ज स्केल जो जंग है वो छिड़ने जा रही है, ठीक है ना। गजा के अंदर एक लार्ज स्केल जंग, यानी जो इजरायली एग्रेशन है वो अगले 2 से 3 महीनों में, यानी इलेक्शन से आगे पीछे, या वहां पर एक मुकम्मल तैयारी जो वो हो रही है और गजा में वो ये हमला करने जा रहे हैं। सो वेस्ट बैंक के हवाले से जो है वो वहां पर हमले जो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सो IDF डिमोलिशेस पैलेस्टीनियन होम्स इन वेस्ट बैंक वायलेटिंग हाई कोर्ट रूलिंग। वेस्ट बैंक में जो हमले हैं इन फौज के, इजराइल के सेटलर्स के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और दुनिया बिल्कुल वेस्ट बैंक की तो कोई खबर ही नहीं है ना, उसको तो कोई कंडेम ही नहीं कर रहा। यानी गजा के हवाले से चलो एक पीस एग्रीमेंट मौजूद है जो कि पीस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो एक कवर है जेनोसाइड को जारी रखने के लिए, बट एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ। इधर तो कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, यानी इजराइल को वहां पर इतनी ज्यादा जो खुली छूट है। अच्छा, बेन गवर्नर ने जब वो न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन वहां पर जो हिंद रजा फाउंडेशन है उसने लॉ सूट जो वो फाइल किया और इसके खिलाफ एविडेंस दिए कि इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। तो अब बेन गवर्नर ने डर के अपना जो वहां पर दौरा है उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया। अच्छा, उधर जो है वो
माइक हकबी जो कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल है, काम उसको अमेरिका के लिए करना चाहिए लेकिन कर वो इजराइल के लिए रहा है। और ये भी आप देखिए कि ज़ायनिस्ट ट्रंप के नीचे किस तरह से प्ले कर रहे हैं और ट्रंप इस काबिल नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके इनको। माइक हकबी ने यह तक कहा कि इजराइल को पूरा मिडल ईस्ट ले लेना चाहिए, फिर भी उसको फारिग नहीं किया गया। यानी इतनी बड़ी वो स्टेटमेंट दे रहा है फिर भी उसको फारिग नहीं किया गया। तो अब माइक हकबी ने जब वो टकर कार्लसन को क्रिटिसाइज किया, टकर कार्लसन को उसने जब वो क्रिटिसाइज किया है और जिस तरह का एक बयानिया बनाया जाता है, तो इसी दरमियान जो तुर्की के वजीर खारजा हैं उन्होंने शाम के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने शाम के हवाले से जो अपने प्लान्स है वो बना लिए हैं। इस वक्त सीरिया इजराइल की प्रायोरिटी नहीं है, यानी वो लेबनान में बिजी है, वो ईरान के हवाले से बिजी है, लेकिन सीरिया के हवाले से उसके प्लान बन चुके हैं। व्हेन द टाइम कम टू इंप्लीमेंट, आगे आने वाले हफ्तों और महीनों में वो उसकी प्रायोरिटी सीरिया होगा, यानी वो लेबनान के हवाले से अपने ऑब्जेक्टिव्स उस पर काम कर रहा है और उसके बाद शाम की तरफ जब वो आएगा और उसके प्लान बन चुके हैं। सो हम अपनी तैयारी जब वो बढ़ा रहे हैं एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, हर तमाम सिनेरियोज के लिए हमें जो तैयारी करना होगी। और मीनवाइल जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, कतर, इन मुल्कों का एक बड़ा पावरफुल अलायंस जो है वो बन रहा है। अच्छा, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी वहाँ पर देखी जा रही हैं, जिस तरह से ईरान की टीम को वहाँ से निकाला गया और जिस तरह से बाकी जो चीज़ें वहाँ पर हुई काफ़ी कंट्रोवर्शियल। तो वहाँ पर मिस्र की टीम जब जीती, सो पहली बार फ़लस्तीनी परचम जब वो इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर लहराया गया। जो मिस्र के कोच हैं उन्होंने वहाँ पर फ़लस्तीनी परचम जब लहराया और मिस्र के कोच ने अपनी इस जीत को फ़लस्तीनियों के नाम जो है वो किया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिस्र के कोच ने फ़लस्तीनियों के नाम इस जीत को जब वो किया। अच्छा, इसके साथ नज़ीन एक और जो फिनोमेना होने जा रहा है, अब इससे ईरान और रेजिस्टेंस कैसे फेस करते हैं ये बड़ा अहम है कि रेजिस्टेंस को तमाम जगहों से ख़त्म करने की जो तैयारी है, यानी लेबनान से, यमन से और अब इराक से भी, हर जगह पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स जब चल रहे हैं। लेबनान और जो इराक है उसमें प्रोजेक्ट ये है कि गवर्नमेंट के थ्रू इनको डिसार्म जब किया जाए, इनसे हथियार जब लिए जाए। तो इराक की जो गवर्नमेंट है उसने पहले 30 सितंबर की डेडलाइन दी और अब इराक की जानिब से मैसेज दिया गया है ईरान को कि वो हमारे साथ सीरियस नेगोशिएशंस करे आर्म्ड ग्रुप्स को डिसार्म करने के लिए और बॉर्डर के हवाले से सारे मामलात, यानी इराक की नई गवर्नमेंट ने ईरान को ये मैसेज जब वो भेजा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आने वाले दिनों में इसका सामना जब वो ईरान और रेजिस्टेंस को करना होगा। गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है अमेरिका से, क्योंकि आगे चलकर जब ज़मीनी जंग होनी है तो ये जो रेजिस्टेंस है उसने लड़ना है, तो वो इससे पहले रेजिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ईरान बिल्कुल जब वो अकेला रह जाए। सो आने वाले जो हफ्ते और महीने हैं बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बहरीन के जो किंग हैं उनकी मुलाकात यूएस जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उनके साथ हुई है और मिलिट्री कॉपरेशन जब डिस्कस किया गया, करते रहे मिलिट्री कॉपरेशन जब डिस्कस, यानी अभी भी इस जंग से इन मुल्कों ने लेसन जब लर्न नहीं किया, लेकिन कतर ने तो लर्न किया है, सऊदी अरेबिया ने तो किया है, तुर्की ने तो किया है। सो ये छोटे मुल्क हैं, ये सीख भी नहीं सकते अपने आप से, इन्होंने वही करना है जो अमेरिका से ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकते। ये अमेरिका के सर के ऊपर इनकी हुकूमतें खड़ी हुई हैं, सो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए जो इनको अमेरिका ने कहना है वो ये करेंगे। आप सऊदी अरेबिया इस जैसे मुल्क, मिस्र जैसे मुल्क, तुर्की जैसे मुल्क, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो स्टांस लेंगे, ठीक है ना। अमेरिका ने धमकाया तुर्की और मिस्र को कि तुमने मिलिट्री कॉपरेशन नहीं बढ़ाना, तुर्की और मिस्र ने उसके बाद जंगी मशक़ें शुरू कर दी। तो ये वो संजीदा मुल्क हैं, ये वो इन्फ्लुएंशियल मुल्क हैं जो अपने फैसले करेंगे, बट ये है कि ये छोटे मुल्क जो है वो अपने फैसले नहीं कर सकते। इसी दरमियान हसीन जो यूक्रेन की जंग है उसमें जो इस वक्त यूक्रेन और नेटो और वेस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो है कि रशिया की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया जाता रहे और इससे रशिया डैमेज होता रहे। वो इस जंग को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? बरतानिया का आर्मी चीफ कह चुका है, इसके अलावा यूरोप के बाकी हाई ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि यूक्रेन इस जंग से जीत नहीं सकता। सवाल यह है कि जब जीत नहीं सकता तो फिर उसको लड़वाया क्यों जा रहा है? रोज इतने यूक्रेनी जब वो मारे जाते हैं, हर महीने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनी फौजी जब मारे जा रहे हैं, तो लड़वाया इसलिए जा रहा है कि यूक्रेन जब वो डैमेज करता रहे, रशिया को डैमेज करता रहे एंड अल्टीमेटली जो है वो रशिया कोलैप्स हो जाए। जैसे अफगानिस्तान की जंग के अंदर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, अब रशिया भी जब वो कोलैप्स हो जाए और पॉलिटिकल जब इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो और भी भयानक हालात जब वो रशिया के लिए होंगे। तो इसलिए ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। आज यूक्रेन ने एक लॉन्ग रेंज अटैक किया सेंट पीटर्सबर्ग, 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम यूक्रेनी बॉर्डर। तो ये बहुत बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग रेंज के अंदर, यानी 1000 किलोमीटर जो है वो यूक्रेनी ड्रोन जब वो ट्रैवल करता जब यहाँ पर वो जाकर हिट कर रहे हैं। तो अभी मजीद वो ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दिए जाएंगे।
यानी अभी यूरोपियन जब वो खुद नहीं आएंगे, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद आ सके, सो वो हर दर्जे की जो सपोर्ट है, यानी जो प्रॉक्सी वॉर है, वो यूक्रेन के जरिए लड़ेंगे। इसलिए रशिया ये तैयारी कर रहा है कि वो कोई, जैसे कल रिपोर्ट आई कि वो फौजें दाखिल करे, कोई इस तरह का ऑपरेशन करे कि नेटो को चेक करे कि क्या वो रेडी हैं, और उनको प्रेशराइज किया जाए कि भाई लड़ना है तो डायरेक्ट आकर लड़ो, या फिर जब वो इस प्रॉक्सी को रोको। पहले ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। और दुनिया, ईरान को आप देखिए, ईरान ने हमेशा इस जंग की मुखालफत की है। जब ज़ेलेंस्की को ह्यूमिलिएट व्हाइट हाउस में किया गया तो उसके लिए जो मुल्क खड़ा हुआ वो ईरान था। ईरान ने कंडेम किया इस एक्ट को और कहा कि देखो ये एरोगेंस, सुपर पावर की एरोगेंस, ठीक है ना। तो हालांकि रशिया ने तो इस एक्ट को वेलकम किया था, जो कि करना था, ज़ाहिर उनकी जंग जारी है, बट ईरान खामोश भी रह सकता था, लेकिन उसने जब उसको कंडेम किया तो किसी ने इस जंग की सपोर्ट नहीं किया। और यूक्रेन में इतने लोग जब वो मारे गए हैं और उनका एक खूबसूरत तरीन कंट्री तबाह हो रहा है, सो ये अफसोस की बात है पूरी दुनिया के लिए। तो जंग वहां भी खत्म होनी चाहिए, जंग मिडिल ईस्ट के अंदर भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ढूंढते चले जाएंगे, आपको हर जंग में से उन्हीं ज़ायनिस्टों के हाथ मिलेंगे। बिल्कुल, आप ढूंढते चले जाएं, आपको इनके हाथ हर जगह के ऊपर जो नजर आएंगे। सो जर्मनी ने चाइना के एम्बेसडर को बुलाया है कि, यानी उनको जब वो प्रोटेस्ट किया है, क्रिटिसाइज किया है कि रशिया के सोल्जर्स को तुम जब वो ट्रेन कर रहे हो। अच्छा, ये वेस्ट की यानी ये जिस मर्जी को असला दें, सपोर्ट करें, ट्रेन करें, जो मर्जी करें, तो वो ठीक है। लेकिन अगर ईरान को कोई असला दे दे, रशिया को दे दे, तो फिर मसला है। अब यूएन की इंक्वायरी आ चुकी है कि डेलिबरेटली इसराइल ने गजा में बच्चों को मारा, 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, फिर भी कोई सैंक्शन नहीं है यूरोप की। तो बहरहाल ये ताकत का खेल है, बस, बाकी तो कोई और बात नहीं है। ताकत जिसकी होगी उसी का सिक्का जब चलेगा। बाकी मोरालिटी, उसूल, इंटरनेशनल लॉ, वो तो ज़ाहिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस ताकत है। अगर रशिया हार गया तो विलन भी रशिया को लिखा जाएगा हिस्ट्री में, और सारा मलबा भी उसके ऊपर डाला जाएगा, और उससे कंपनसेशन भी ली जाएंगी, जैसे जर्मनी है। सो वो विलन भी ठहरा। हालांकि उस वक्त अगर आप देखें तो यूरोपियन मुल्क जो है वो दुनिया में कॉलोनाइज कर रहे थे, जर्मनी तो नहीं कर रहा था। यहां सब कॉन्टिनेंट से फौज जब वो जा रही है जर्मनी से लड़ने, हालांकि सब कॉन्टिनेंट तो ब्रिटानिया ने कॉलोनाइज किया हुआ था। सो जर्मन तो कहीं कॉलोनाइज नहीं कर रहे थे। तो विलन जर्मनी है और कॉलोनाइजर ये थे। सो जो हार जाता है फिर सारा मलबा भी इस पर डाला जाता है, विलन भी होता है, सारा कुछ होता है। तो प्यूटन जनाब आज टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ मिले, जो कमांड सेंटर है वहां पर, और मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर वो आज नजर आए। आज एक आर्टिकल आया है यूरोपियन मीडिया के अंदर, यूरोप्स अनसैंक्शनेबल स्टुपिडिटी, यानी एक ऐसी स्टुपिडिटी जिसको सैंक्शन नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा सैंक्शन यूरोप जब वो रशिया के ऊपर लगाता चला जा रहा है, 137th पैकेज हो गया है रशिया पर सैंक्शन का। यानी पहला पैकेज आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। रशिया की बियर, रशिया के सूप, रशिया की चीज, एक एक जो चीज है उसके ऊपर सैंक्शन है। फिर आखिर में टैंकर्स, उनके ऊपर भी जो सैंक्शन लग चुकी हैं। तो वो रशिया को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन असल में यूरोपियंस अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। और जर्मनी सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, जिसको सस्ती तरीन एनर्जी वहां से आती थी, लेकिन वो वहां से, अब देखें ना, जर्मनी की एएफडी पार्टी वो कह रही है वक्त आ गया है कि हम उस एनर्जी को दोबारा हासिल करें, ये हमारे सर्वाइवल और इकोनॉमी के लिए जरूरी है। इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो हमने आपके साथ शेयर की, आपने राज रोका करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।